नमस्कार मित्रों, मैं सतवीर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से लगातार हमें पढ़ते रहना है और सारे वीडियो हमें देखने हैं, जिससे आपको धीमे धीमे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आए, पर आप अगर लगातार बने रहोगे तो एक दिन आपको ज़रूर आपको समझ में आने लगेगा। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए पूरा और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी हमें कैपेसिटर माने, क्या माने, कैपेसिटर, दैट मीन्स संधारित्र। मान लो एक संधारित्र आपके पास ये है, क्योंकि संधारित्र क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे प्लेट पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश। एक पर तो धनावेश, एक पर क्या होता है, ऋणावेश। पहला जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या है, C1। पहला संधारित्र हो गया ये, और इसकी धारिता क्या है, C1। इसी प्रकार से दूसरा संधारित्र प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, धारिता क्या है इसकी, C2। इस संधारित्र की धारिता क्या है, C2। इसी प्रकार से तीसरा संधारित्र, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, धारिता कितनी इसकी, C3। अब मेरे को इन संधारित्रों का क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन करना है। तो आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर प्रतिरोधों का भी समांतर क्रम संयोजन किया होगा। तो वहां पर क्या होगा, आपने एक जैसे सिरों को एक साथ कनेक्ट किया होगा और एक जैसे सिरों को एक साथ कनेक्ट किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक कैपेसिटर में या संधारित्र में दो क्या है आपके टर्मिनल है, पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। तो अगर मैं सभी टर्मिनलों के पहले पहले को एक साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये पहला वाला भाग मैंने सभी एक साथ कनेक्ट कर दिए, ऐसे दूसरे वाले भाग को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस प्रकार का सिस्टम आपका क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आ रही है बच्चों बात समझ में। और इसमें एक बात और खास है, अगर मैं इसको किससे जोड़ देता हूं, किसी बैटरी से, मान लो मैंने इस संधारित्रों को, इन तीनों संधारित्रों को एक V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, पहली बात, विभव का मान समान, परंतु आवेश का मान अलग अलग होगा। आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। तो हम बोल सकते हैं संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र पर विभव का मान समान हो परंतु आवेश का मान अलग अलग हो, उसको संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आ रही है बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें विभव का मान क्या है, समान। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जो संधारित्र है यहाँ पर विभव कितना होगा, दूसरा संधारित्र क्या है, C2, इस पर भी विभव कितना होगा, V। तीसरा संधारित्र क्या है, C3, इस पर भी विभव कितना होगा, V। आ रही बच्चों समझ में बात। परंतु आवेश क्या होगा, अलग अलग। दैट मीन्स पहले वाला जो संधारित्र है इस पर आवेश में Q1 मान सकता हूँ क्या। अगर मान लो यहाँ से Q आवेश गया तो ये Q आवेश अलग अलग भागों में बट जाएगा, क्योंकि पहले में Q1 आवेश गया, दूसरे में Q2 जाएगा, तीसरे में Q3 जाएगा। आ रही है बच्चों समझ में बात। तो यहाँ पर आवेश कितना, Q2 मान सकता हूँ, तीसरे वाले में आवेश कितना, Q3। आ रही है बच्चों समझ में बात। तो इसका मतलब
जो आपने कुल आवेश दिया था, मान लेते यहां से कितना आवेश चला, Q आवेश। ये जो कुल आवेश है Q कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। आ रही है बच्चों समझ में बात? इस प्रकार का संयोजन क्या है आपका, समांतर क्रम संयोजन। अब आपको पता हो तो मैंने आपको क्या बताया था, कहां से, विद्युत धारिता से। विद्युत धारिता में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, Q बराबर CV बताया था क्या, Q बराबर क्या, CV। आ रही है बच्चों समझ में बात? तो अगर मैं बात करूं Q यहाँ पर कौन से की, पहले वाले की, तो Q1 लिखूंगा, और इसके लिए धारिता क्या है, Q1 के लिए धारिता कितनी है संधारित्र की, C1, और V क्या होगा, V का V, क्यों, V तो सभी संधारित्रों के मध्य क्या है, समान है, V का मान क्या है, समान। तो मैं लिख सकता हूं क्या, Q1 बराबर C1V लिख सकता हूं क्या। इसी प्रकार Q2 बताइए क्या लिखूंगा, Q2 कहां पर है आपका, संधारित्र C2 के मध्य, और V का मान क्या है, समान। इसी प्रकार Q3 बताइए, C3V। आ रही है बच्चों समझ में? इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, Q1 बराबर क्या हो गया, C1V, Q2 बराबर क्या हो गया, C2V, और Q3 बराबर क्या हो गया, C3V। अब चलते हैं बच्चों Q के पास। तो Q बराबर क्या है आपका, C। तो ये C क्या है, इस पूरे सर्किट की धारिता है। C क्या है यहाँ पर, पूरे सर्किट की धारिता। इसको मैं C तुल्य मान सकता हूं क्या, C तुल्य, या फिर C टोटल मान लो, C कुल मान लो आप, या फिर C इक्विवेलेंट भी मान सकते हो आप। क्या मान सकते हो इसको, Q बराबर C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को कुल ही बोलते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, या हिंदी में बोलते हैं इसको तुल्य, या इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं, E और Q और V का। आ रही बात समझ में? जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने जो श्रेणीक्रम करवाया था उसमें भी धारिता को C इक्विवेलेंट लिया हुआ है, कुल धारिता को इक्विवेलेंट। इसी प्रकार मैं इसमें भी क्या लूंगा, इक्विवेलेंट ही यूज करूंगा। तो अब आप क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान रखो, C इक्विवेलेंट भी बराबर Q1 क्या है, C1V प्लस Q2 क्या है, C2V प्लस Q3 क्या है, C3V। तो देखिए C इक्विवेलेंट चल रहा है आपका, V कॉमन है क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो C इक्विवेलेंट कितना आया मेरे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। आ रही बच्चों समझ में? तो कितना है आपका टोटल, आपको क्या करना है, केवल योग करना है। जितने भी कैपेसिटर अगर आपके समांतर क्रम में लगे हैं तो आपको क्या करना है, केवल उन सभी का योग कर देना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या है, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान सर्किट में लगे सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं इस लाइन को, जो इसमें कुल धारिता होगी वो क्या होगी, सर्किट में लगे सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर कितने संधारित्र कनेक्टेड हैं, 3 संधारित्र। अगर मैं आपसे बोलूं 3 से ज्यादा हूं, अगर n संधारित्रों, कितने संधारित्रों, n संधारित्र लगे हों, इसका मतलब अब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n तक योग हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहां तक, Cn तक। आ रही है बच्चों समझ में बात? अगर n संधारित्र आपके लगे हैं तो n का क्या करना है, योग करना है। जितने हैं 5 है तो 5 का योग करना है, 10 है तो 10 का योग करना है। आ रही है समझ में बात? अगर मैं आपसे एक बात और बोल देता हूं, n संधारित्र हैं, n संधारित्र समान धारिता के हैं, एक पॉइंट लग रहा हूं मैं, समान धारिता के हैं, तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता बताइए।
दैट मीन्स अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, मान लो ये कोई सर्किट है, यहाँ पर संधारित्र पहला, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ऐसे इसमें आपके n संधारित्र हैं। कितने हैं ये n, और प्रत्येक का मान क्या है समान, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, और यहाँ पर भी क्या है C है। और आपको क्या निकालनी है, इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। इसका मतलब आप C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो आप कैसे करोगे इसको, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C कहाँ तक n तक, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओगे आप। हमें ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट, हमें क्या करना है तुल्य धारिता के लिए n into C, तुल्य धारिता कैसे निकल जाएगी आपकी डायरेक्ट n into C से। अरे आ रही है बच्चों समझ में बात, n का मतलब यहाँ पर क्या है संधारित्रों की संख्या है, n क्या है संधारित्रों की संख्या, C क्या है संधारित्र का मान या फिर धारिता का मान। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, ये कितने का है C, मान लो 2 माइक्रोफैराड का है, पहला संधारित्र कितने का 2 माइक्रोफैराड का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ऐसे आपके 10 संधारित्र लगे, कितने लगे हैं 10। तो आप क्या करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार लिखोगे 10 बार लिखोगे, फिर आप मान निकालोगे, ऐड करोगे। ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दो n into C, n का मतलब कितने हैं 10, C का मतलब कितना, C का मान कितना है 2, तो 10 into 2 20, डायरेक्ट आंसर बताना है आपको। आ रही है तो समझ में। तो इस प्रकार से हम अगर समान मान के तो n into C करना है, क्या करना है n into C से तुल्य धारिता निकल जाएगी। आ रही है तो समझ में। अब एक कंसेप्ट और आता है, अगर आपका कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से है, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और बीच की दूरी क्या है इसकी प्लेटों की d है, और इसमें अब क्या किया गया है, आपको बोला गया एरिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में अलग अलग माध्यम भरा हुआ है। जैसे पहला एरिया जो क्षेत्रफल है प्लेट का वो क्या है A1, यहाँ इसको A2 और इसको E3। इसमें तो आपका जो परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है वो है एप्सिलॉन R1, इसमें क्या भरा हुआ है आपका एप्सिलॉन R2, और इसमें क्या भरा हुआ है एप्सिलॉन R3। आ रही बच्चों समझ में बात। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, डी दूरी सभी के लिए समान है, पर एरिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले एरिया में एप्सिलॉन R1 भरा हुआ है, दूसरे में एप्सिलॉन R2 भरा हुआ है, और तीसरे एरिया A3 में एप्सिलॉन R3 भरा हुआ है। और फिर बोलता है इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, इसकी तुल्य धारिता, तो हमें क्या निकालनी है इसकी तुल्य धारिता। तो प्यारे बच्चों याद रखना हमेशा, अगर इस प्रकार से आ जाए, अगर आपको बोल दे वो एरिया को 3 भागों में डिवाइड करके बता रहा है, तो इसका मतलब धारिता आप समांतर क्रम संयोजन से निकालोगे। आ रही बच्चों समझ में। अगर वो एरिया को क्या कर रहा है 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो उस सर्किट की धारिता कैसे निकलेगी समांतर क्रम संयोजन से। और अगर वो प्लेटों की बीच की दूरी को, प्लेटों की बीच की दूरी को दैट मीन्स इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने धारिता निकाली हुई है, जब प्लेटों की बीच की दूरी को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। वहां पर T1 मोटाई की प्लेट थी, T2 मोटाई की और T3 मोटाई की। आर्य बच्चों समझ में, पर यहाँ पर एरिया को डिवाइड किया गया है अलग अलग मोटाई की परत से। इस परत में एप्सिलॉन R1 भरा हुआ है, A1 इसका एरिया है। तो इस प्रकार का हम जो धारिता निकालेंगे वो समांतर क्रम संयोजन से निकालेंगे। तो इसका मतलब इसको मैं इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, ये 3 संधारित्र हो गए आपके। अब पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा इस प्रकार से बन गया। इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो C1 क्या है यहाँ इसमें, तो समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D होती है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। तो C1 के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एरिया कितना है A1 और एप्सिलॉन R1।
आ रही है बच्चों समझ? डी तो सभी के लिए क्या है? सेम। डी का मान सभी के लिए क्या है? सेम, बट एरिया क्या है? अलग अलग है। इसी प्रकार C2 बताइए, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में D। इसी प्रकार C3 क्या होगा? A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में C1 C2 C3 के मान आ गए। और ये कैसे जोड़े गए हैं, किस प्रकार से माने हैं? यहाँ पर समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? जितने भी संधारित्र उन सभी का योग होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 की वैल्यू रख सकते हो आप कितना? A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D प्लस तीसरे के लिए A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में। तो C तुल्य कितना आ गया मेरे पास? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन है क्या? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या बचा यहाँ? A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R। इस प्रकार से इस सर्किट की तुल्य धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको मैंने आपको संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन डिस्कस किया है। तो प्लीज इसको एक बार आप समझो, पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, केवल मैंने एक कंसेप्ट यूज किया है। जो समांतर क्रम संयोजन होता है संधारित्रों का, उसमें आवेश तो क्या होता है आपका? आवेश की वैल्यू अलग अलग होती है, बट जो विभव होता है वो आपका क्या होता है? समान होता है। और फिर मैंने संधारित्र का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है, Q बराबर Cp। इस प्रकार से मैंने कंसेप्ट को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक्स।